हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारा पहला क्लास है सीएमए फाइनल लॉ का, विच इज पेपर 13 एंड इज नोन एज कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस। सबसे पहली बात तो लॉ का मतलब क्या होता है। वी ऑल नो कि लॉ सिंपली कुछ रूल्स होते हैं। क्या चीज़ के रूल्स मैम? कोई भी चीज़ करने के रूल्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए बिजनेस के रूल बनाए हुए हैं, बिजनेस लॉज जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने किसी लेबर को एम्प्लॉय किया है तो बहुत सारे लेबर के लॉज बनाए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह हमारा होता है। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो हमारे पास कंपनी लॉ है, विच कंप्राइजेज ऑफ कंपनीज एक्ट। और अगर आप सिंपली रोड पे चल रहे हो तो भी आपको, रोड पे चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो भी आपको क्या करना होता है? ट्रैफिक लॉ को फॉलो करना। हमारा ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, सीएमए फाइनल लॉ, ये क्या है, थोड़ा सा मिक्स है। किसका मिक्स है? कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉज का मिक्स है, और ऐसे लॉज जिनको आप रिलेट कर सकते हो अपने रियल लाइफ में। ठीक है, तो जिसको हम धीरे 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 अनफोल्ड करेंगे, डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे ये लॉज हमसे क्या कहना चाहते हैं। पर इससे पहले कि मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूं और एक एक कंसेप्ट को मैं आपको डिस्कस करूं और समझाऊं, थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा या कैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं कि मैम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या पढ़ाएंगी, क्या हमको मिलेगा क्लास में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो लॉ में पढ़ने में बच्चों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसी मुश्किलें? सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि समझ नहीं आता है। बिकॉज बेयर एक्ट की चीज़ें अगर आप उठाओगे, अगर आपको पता है बेयर एक्ट, गुड इनफ। अगर नहीं पता है तो बस सुनते जाओ मेरी बात। बेयर एक्ट की चीज़ें आप उठाओगे तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, तो बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती है कि क्या कहना चाहता है हमको लॉ। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी हर एक कंसेप्ट की। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ध्यान लगा के, मन लगा के मेरे साथ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सुनेंगे सच्चे मन से, ऐसा नहीं कि आधे क्लास के बाद सो गए, बड़ा बोरिंग था, नींद आ रही थी, ऐसा कुछ ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो पूरे ध्यान से, अगर नींद आ भी जाए, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कंसेप्ट्स में बांध के रखूं, बट अगर नींद आ भी जाए तो क्या करना है? उठ के थोड़ा सा मुंह धो लेना है एंड यू हैव टू कम बैक। ठीक है, तो ध्यान से मन लगा के अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा? 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो पहली चीज, प्रोविजंस जो समझने थे उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मिल गया। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मैम कुछ याद नहीं होता। तो याद करने की भी हम कोशिश करेंगे। याद करने के लिए देखो, कंसेप्ट से बंधना ज़रूरी होता है। जैसे आप एक से जब दूसरे कंसेप्ट पे जंप करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है? पहले वाला समझ में आया था, पहला गया, या हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आए तो पुराना वाला हमारे मेमोरी से उड़ जाता है। बस ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको डेली रिवाइज करना है जो भी मैंने आपको बताया। जैसे हमारा अगर कोई ऑनगोइंग टॉपिक चलता है, अगर इतना बड़ा टॉपिक है और वो एक क्लास में कवर नहीं हो पाया और दूसरे क्लास पे भी जंप होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस क्लास के पहले आपको एक क्विक रिकॉल दूँ कि हमने क्या पढ़ा था हमारे पुराने क्लास में। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हम बंध जाते हैं उस कंसेप्ट से और हमें स्टार्टिंग से एंड तक वो फ्लो समझ में आता है। जैसे कभी भी बैलेंस शीट बनाई है, क्या होता है? जर्नल एंट्री में ये होगा, फिर लेजर में ये पोस्टिंग होगी, ट्रायल बैलेंस ऐसे बनेगा, वहाँ से पीएनएल में, और वहाँ से बैलेंस। तो ये जो आप दिमाग में पूरी चेन बना पाते हो ना, ऐसे आपको चेन बनानी है लॉ के कंसेप्ट की। कि अगर हमने कोई प्रोविजन पढ़ा है, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, ऐसा अगर आपने बना लिया ना, इंटरेस्ट भी आएगा, समझ भी आएगा, याद भी हो जाए। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा रह ही जाता है जहाँ पे एकदम रटने की ज़रूरत है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में कहीं कहीं मैं आपको कुछ मेमोरी शॉर्टकट भी बताऊंगी, जिससे आपको चीज़ें जल्दी याद हों और ज़्यादा रिटेन रहें। ठीक है, अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको फॉलो करें या ना करें। ठीक है,
तो सबसे पहली बात समझ में आएगा, दूसरी बात याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, और तीसरी बात जब लिखने की बारी आती है तो उसके लिए आपको कैसे लिखना है आपको मैं राइटिंग टिप्स दूंगी। इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। कैसे क्वेश्चंस मैम? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे और यू कैन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ताकि एग्ज़ाम देने के लिए आप पूरे तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, तो पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं, पर मेरा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आएँ। मेरा मोटिव ये भी है इन क्लासेस के थ्रू कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअली आपको समझ में आए एंड यू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो कभी आपसे मैं ही सवाल पूछूं या कोई भी बात हो तो आप समझ पाओ और समझा पाओ कि आपने क्या पढ़ा है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस विजन के साथ, इस एम के साथ हम अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। जब आप ये पूरे क्लासेस कर लोगे, मुझे उम्मीद है और ऐसा विश्वास है कि आपके अंदर पढ़ने की, दैट इज़ रीडिंग स्किल्स, समझने की, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, याद करने की, दैट इज़ लर्निंग स्किल्स, और साथ साथ लिखने की, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, पर आपको वो इंस्ट्रक्शन जो मैं देती हूँ वो फॉलो करते जाना होगा। पूरा सिलेबस हम उसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे जिस हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, और ये एक बड़ा ही अच्छा सा कोर्स है, और मैं बोलूँगी कि आपका सिलेबस जो है ना वो बहुत वास्ट है। ठीक है, आपका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। अगर मैं सीए फाइनल से इसके सिलेबस को कंपेयर करूँ तो सीए फाइनल के बच्चों से आपको ज़्यादा पढ़ना है। सीएमए फाइनल में आपको सीए फाइनल के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना है। तो फील प्राउड कि आप इतना कुछ पढ़ना है आपको, और इतना कुछ आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं। यू आर कैपेबल, दैट इज़ वाई आपको इंस्टीट्यूट इतना कुछ पढ़ा पा रही है। ठीक है, पर एट द सेम टाइम यू कैन स्कोर हाई। ठीक है, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, आपका पेपर अच्छा होता है, सब चीज़ें अच्छी हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली से कि स्कोरिंग इज़, यू कैन से, इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो जितना आपने अपने मन में डर बैठा के रखा है ना, ऐसा नहीं है। अपने मन से सारा डर निकाल दो, बड़े अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, बस आपको साथ देना है और डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। खूब सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो जो जैसे मैं बोलूँगी वो सब करते जाना है, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरे इस सब्जेक्ट पे अपनी एक अच्छी ग्रिप बना लेंगे। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं, क्या कहते हैं, या आपने अक्सर सुना होगा कि कोई सिगरेट स्मोक कर लेता है या ड्रिंक कर लेता है बस एक आध दिन, एक दो दिन, और उसको बड़ा एडिक्शन हो जाता है। पर बच्चे बोलते हैं मैम हमारा सेल्फ कंट्रोल तो देखिए, 15 साल से ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं पर आज तक हमको पढ़ाई से कोई एडिक्शन, कोई प्यार नहीं। राइट, वैसे भी बच्चे होते हैं, बट मैं यही बोलूँगी कि सीएमए डिग्री को अपना पैशन बनाओ। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे रिलेट करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि वो अपने आप आपके अंदर एक पैशन जगाए, एक क्यूरियोसिटी जगाए कि हाँ मुझे ये और समझना है, मुझे ये और जानना है। तो जब ऐसा पैशन आएगा ना तो अपने आप क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगा पढ़ाई से, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़रूरी, तभी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाते हैं हम। बहुत ऊपर ना वही लोग जाते हैं जिनके अंदर वो पैशन होता है। तो देखो, अगर आपको फोटोग्राफी बहुत पसंद थी या सिंगिंग बहुत पसंद थी या ऐसा कुछ था, तो आपका वो ही पैशन था, तो आई वुड से कि वो लाइन आपको परस्यू करनी चाहिए थी। और अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए हैं तो आपको क्या करना है, पूरा मन अब इसमें लगा। और अगर आपने अपनी मर्जी से ये फील्ड चूज़ की है तो कोशिश करो इसको अपना पैशन बनाने की। इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, जब ये पैशन बन जाएगा ना, ये काम करना ऐसे पैशन बन जाएगा, ये सीखना पैशन बन जाएगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं कह रही हूँ, सच में ऐसा करना है। ठीक है, सच में ऐसा करना है। अब बातें बहुत हो चुकी, और बातों से अच्छा होता है कि हम डायरेक्ट एक्शन पे आए। राइट, तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे जाने वाले हैं या हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर, ताकि आपको पता तो रहे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हमारा सब्जेक्ट डिज़ाइंड है। ठीक है,
सो माय डियर, CMA फाइनल लॉ पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 60 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स, सेक्शन सी 15 मार्क्स। जोड़ के देख लो, पूरा हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब सेक्शन ए में क्या है, कंपनीज एक्ट है और आईबीसी है। कंपनीज एक्ट हमको पूरी नहीं पढ़नी है, कुछ लिमिटेड सेक्शंस हैं जो हमें कंपनीज एक्ट के पढ़ने हैं, और साथ साथ आईबीसी है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये 50 नंबर का आता है और ये 10 नंबर का आता है, 50 एंड 10 ईच। ठीक है, अब हमारा सेक्शन बी है अदर कॉर्पोरेट लॉज। अदर कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट लॉ हमारा कंपनीज एक्ट भी है और ये भी हमारे कॉर्पोरेट लॉज ही हैं। सो बेसिकली हमारा कितना पोर्शन कॉर्पोरेट लॉज से गवर्न है, और ये जो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़े हो ये भी कॉर्पोरेट है। सो बेसिकली एवरीथिंग दैट वी आर रीडिंग इज फॉर कॉर्पोरेट्स, इज फॉर कॉर्पोरेट्स। तो हमारा पूरा CMA फाइनल लॉ क्या है, कॉर्पोरेट लॉज ही है। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज ही है। हमको किसी और, जैसे हमको पार्टनरशिप का कोई लॉ नहीं पढ़ना है, हमको LLP का कोई लॉ नहीं पढ़ना है, ऑल्दो LLP इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो हमको ये सब क्या करने हैं, कॉर्पोरेट टाइप के लॉज ही पढ़ने हैं। आईबीसी में आप थोड़ी चीज़ें और भी पढ़ोगे। अदर कॉर्पोरेट लॉज में हमें बेसिकली ये 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला आता है सेबी से जुड़े लॉज। सेबी से जुड़े लॉज मतलब हमको सेबी एक्ट पढ़नी है, हमको SCRA पढ़ना है, सेबी की गाइडलाइंस। कंपटीशन लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है, कंपटीशन एक्ट। फेमा की अगर हम बात करें तो फेमा एक्ट है हमारे पास, कुछ रेगुलेशंस हैं इससे जुड़े हुए। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3 एक्ट्स पढ़नी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी विच इज ऑल अबाउट सिक्योरिटीज, एंड PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बैंक्स का काफ़ी मेजर रोल होता है। उसके बाद हम आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें हमें 2 एक्ट पढ़नी है, इंश्योरेंस एक्ट और एडा, जो इसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस को गवर्न करने वाली। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स। टॉपिक बड़ा छोटा सा है, इतना भी छोटा नहीं है, बट हाँ इन सब के कंपैरिजन में इतने मार्क्स, देखो इतना कुछ पढ़ोगे सिर्फ 25 मार्क्स के लिए, और इतना सा पढ़ोगे 15 मार्क्स के। बड़ी नाइंसाफी है, राइट। तो नाइंसाफी तो है, क्योंकि ये भी पढ़ना पड़ेगा, छोड़ तो हम कुछ सकते नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ये थोड़ी ना है, हमारा एम सिर्फ ऐसे पास होना नहीं है, हमारा एम है अच्छे मार्क्स लाना, तो हमें तो सब पढ़ना है। ठीक है, बट सबसे पहले पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर लें, सबसे पहले पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लो, और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या और करना है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसे हम मार्क्स फेच कर सकते हैं, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को शुरू करूंगी, और फर्स्ट टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वांट यू टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट कंपनीज। जब आप कंपनीज के बारे में कुछ चीज़ें जान लोगे तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस शायद बेहतर समझ में आए, फिर भी मैं इसी को पहले शुरू करूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं, अरे मैम समझ नहीं आएगा तो पढ़ के क्या करेंगे, समझाने के लिए मैं हूँ, आप समझने वाले हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ की एकदम भी चिंता नहीं करिए कि क्या समझ में आएगा और क्या नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे और क्विकली अपने 15 नंबर तो सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इससे आपके केस स्टडीज़ वगैरह नहीं बनते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ थ्योरी चैप्टर। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो आपको लगे इतना बोरिंग है, ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू पैशन बनाओ, सब इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, पर दिस इज़ वेरी स्कोरिंग। ठीक है, तो अगर आपको पता होता है कि कोई कड़वी चीज़ है पर हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, तो वो भी आप लेने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तैयार हो जाते हो, स्पेशली व्हेन यू आर अ थ्रेट। तो इसीलिए ऐसी ही कड़वी चीज़ समझ के इसको पी लेना है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहला हमारा चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप आपको एक आइडिया लग गया है आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, कि आपके सब्जेक्ट में क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो धीरे धीरे, इट इज़ अ वेरी वास्ट कोर्स, इसको छोटा मोटा मत समझने की भूल करना। ठीक है,
बहुत मन लगा के पढ़ना है और बहुत कुछ सिखाएगा. So, shall we begin? Shall we begin? आई वॉन्ट कि ऐसा ही आपका एकदम हाई स्पिरिट रहे और इसी में हम पढ़ाई करते रहें. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, कुछ भी हम उठाते हैं तो हम तो अपने टॉपिक से यही सवाल करते हैं, क्या हो भाई तुम, क्यों हो, कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कैसे. What, when, why, what, why, when, where, how. So if we address these basic issues, we'll have that overview or the structure of corporate governance. सबसे पहला सवाल, what do you mean by corporate governance? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आखिर मतलब क्या होता है, और दूसरा सवाल है कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है. कॉर्पोरेट, यू ऑल नो व्हाट इज कॉर्पोरेट ना. गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्न करने वाला, डायरेक्ट करने वाला, कंट्रोल करने वाला. तो कॉर्पोरेट को डायरेक्ट करने वाला या कॉर्पोरेट को कंट्रोल करने वाला या कॉर्पोरेट को गवर्न करने वाली कुछ पॉलिसीज को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं. कॉर्पोरेट्स को गवर्न करने वाली कुछ पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते. एकदम स्क्रैच से मैं आपको समझाती हूं और आप सुनिएगा बड़े ध्यान से. प्रमोटर, प्रमोटर कौन होते हैं, जो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. प्रमोटर मतलब आज मुझे कंपनी बनाने का मन किया, समडे अंबानी, धीरू भाई अंबानी जी को कंपनी बनाने का मन किया, तो उनको एक आइडिया आया कि हम ये चीज़ का बिजनेस करते हैं. अब ये कंपनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लेके आए, कहाँ पे खोले, यहाँ पे खोलना ठीक रहेगा, यहाँ पे खूब चलेगी, चलो ये फाइनल किया. पैसा भी लगेगा, मतलब कितने शेयर होल्डर चाहिए, हमने कहा कि आप प्राइवेट कंपनी खोलिए, 2 लोग लगा लीजिए, तुम, एक मैं हो गया, एक मेरी वाइफ हो गई, ठीक है, हमारे पास इतना इतना पैसा है, हमने ये लगा दिया. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जनरेटिंग द आइडिया, ही इज डूइंग ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज दैट नीड्स टू बी डन. वो सब करने के बाद वो क्या करेंगे, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते, कंपनी को बनाते हैं. कंपनी को बनाने वाला प्रमोटर होता है, वो कंपनी बना देता है. जरूरी नहीं है कि वो खुद ही कंपनी का शेयर होल्डर भी बने. मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, जिसने कंपनी बनाई है वो खुद ही अपने शेयर्स, मतलब वो खुद ही पैसा डालता है और शेयर्स भी अपने ले लेता है. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारी कंपनी बनाने का काम किया और आपने लोगों को भी ढूंढ लिया कि तुम इस कंपनी में पैसा लगा दो, आप इस कंपनी में पैसा लगा दीजिए, ठीक है. तो प्रमोटर हो भी सकता है शेयर होल्डर, नहीं भी हो सकता है शेयर होल्डर. ऑल्दो इन मोस्टली कंपनीज प्रमोटर होता ही है. वो जो शेयर्स होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग, ठीक है. अब सुनिएगा, प्रमोटर ने कंपनी बनाई, प्रमोटर क्या करता है, कंपनी बनाता है. कंपनी बनाने के बाद वो शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं. कौन इशू करती है, ये कंपनी. कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है. किसको शेयर्स इशू करेगी, शेयर होल्डर्स को, जो इवेंचुअली कंपनी के ओनर्स होते हैं. जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, 4 पार्टनर्स ने पैसा लगाया, ये पार्टनरशिप फर्म किसका है, चारों पार्टनर्स का है, वही तो इसके ओनर है ना. तो एक कंपनी है, कंपनी में 5 शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, 5 लोगों ने पैसा लगाया. शेयर होल्डिंग इज व्हाट, कैपिटल, राइट. 5 लोगों ने पैसा लगाया, 5 लोगों ने पैसा लगाया. इसका ओनर कौन होगा, शेयर होल्डर्स ही होंगे. जिसका पैसा वही तो मालिक होगा ना, जिसका पैसा है वही मालिक होगा, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो पैसे लगाए उसके अगेंस्ट इनको हम शेयर्स इशू करते. दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी बट दे डू नॉट डायरेक्ट द कंपनी. वो कंपनी चलाते नहीं हैं. रिलायंस के मेरे पास भी शेयर्स हैं, अगर रिलायंस के शेयर्स मेरे पास हैं तो क्या मैं वो कंपनी चला सकती हूँ, क्या मैं वो कंपनी चलाती हूँ. मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, नहीं नहीं ये डील कैंसिल कर दो, तो ये मैं नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम मियरली अ शेयर होल्डर. छोटी सी शेयर होल्डर हूँ मैं, 2 4 5 शेयर्स मैंने रख भी लिए तो क्या हो गया, राइट.
ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिटर। ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स कौन, कंपनी मैनेज करने वाले लोग, इनका नाम ही डायरेक्टर्स है। मतलब दे आर द वंस हु डायरेक्ट द कंपनी। कंपनी वो लोग चलाते हैं, उनको उस पोजीशन पे बैठाता कौन है। जैसे हम सिटीजन्स हैं, मैंने इतना टैक्स दिया, आपने इतना टैक्स दिया, ये पैसा जो गवर्नमेंट के पास है किसका है, हमारा है। किसका है, हमारा है। क्या हम उस पैसे को खर्च करते हैं या डिसाइड करते हैं यहाँ की रोड बनवाओ, वहां की रोड बनवाओ, मेरे घर के आगे की रोड टूट गई है इसको बनवाओ। हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं अपना नेता, राइट। हम इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली हमारा देश चलाते हैं। लाइकवाइज इट हैपेंस इन अ कंपनी। पैसे मैंने दिए पर मैंने इलेक्ट किया एक पर्सन को जो कि क्या करेगा, कंपनी चलाए। फिलहाल के लिए इतना काफी है, समझ में आ रही है ना चीजें। तो वो क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। लाइकवाइज हम ऑडिटर भी अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर कौन होता है, जो इन बुक्स को या इस मैनेजमेंट को एग्जामिन करता है, आपको एक सही ओपिनियन देता है कि क्या आपकी कंपनी जैसी दिख रही है वैसी ही है या इसमें कुछ गोलमाल 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 है, राइट। तो ये हमको पता चलता है। ये कौन हमको बताता है, एक ऑडिटर बताता है, ठीक है। तो हु डायरेक्ट्स और कंट्रोल्स द कंपनी। देखो कंट्रोल की अगर आप बात करो तो कंट्रोल कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के पास भी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल शेयर होल्डर के पास भी है, क्योंकि उनका पैसा लगा है। तो ऐसे ही सब चीज तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना, बट कंपनी को चलाने वाले ये डायरेक्टर्स ही होते हैं। कंपनी को चलाने वाले ये डायरेक्टर्स ही होते हैं। अब ये डायरेक्टर्स या वो शेयर होल्डर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द पीपल इन चार्ज हु आर एक्चुअली रनिंग अ कंपनी, ये काम कैसे करेंगे, हाउ टू रेगुलेट फंक्शनिंग, हाउ डू दे रेगुलेट फंक्शनिंग। काम ये कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे मतलब सेल जैसे करते हैं सेल वैसे करेंगे, परचेज जैसे करते हैं परचेज वैसे करेंगे, नहीं। हम यहाँ पे ऑपरेशंस की तो बात ही नहीं। तो जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस, काम काज ये सब होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। हम बात कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज की। ये काम कैसे करेंगे, बाय फॉलोइंग पॉलिसीज। कैसे पॉलिसी मैम, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। हम कुछ पॉलिसी के थ्रू इनको ये बता रहे हैं कि आपको ये कंपनी किस तरीके से डायरेक्ट करनी है, किस तरीके से कंट्रोल करनी है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इज यू कैन से अ वे or a method telling how a corporate is governed. कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब वो पॉलिसी, वो मेथड, वो तरीका है जो हमें बताता है कि किस तरीके से आपकी कंपनी चलेगी। कंपनी कैसे चलेगी ये कोई और क्यों हमें बताएगा, ये तो हम खुद डिसाइड कर लेंगे। बिल्कुल आप कर लीजिए खुद डिसाइड, बिल्कुल आप कर लीजिए खुद डिसाइड। देखो हम क्या करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारा मन हो। कंपनी क्या करती है, कंपनी वो करती है जो लॉ का मन हो। अगर आपने कंपनी बनाई है तो आपको कंपनी का लॉ फॉलो करना पड़ेगा ना, कंपनी का नियम कानून मानना पड़ेगा। कंपनी का नियम कानून मानने का मतलब है कंपनीज एक्ट को मानना पड़ेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो हमें बताती है कि इन डायरेक्टर्स को, जिनके हाथ में कंपनी की बागडोर है, इनको कंपनी कैसे चलानी है। अब मेरे गोल्डन वर्ड्स सुनना, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड बट आई रिपीट इट ए नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज मोर लाइकली अ कोड। कोड क्या होता है, अलग अलग तरीके से हमारा कंपाइल किया हुआ लॉ होता है। सो इट इज मोस्टली लाइक अ कोड। इट इज नॉट इवन अ कोड बट इट इज मोस्टली लाइक अ कोड which compiles all relevant set of policies directing a company to promote fat। यहाँ पे मोटापा कौन प्रमोट कर रहा है, fat is not मोटापा, fat stands for fairness, accountability,
accountability and transparency and transparency। ये होता है फैट का मतलब। इसको प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसीज हमें बताई जाती हैं जो किसको माननी है, उन लोगों को जो कंपनी चला रहे हैं। आपको कंपनी इस तरीके से चलानी है कि यू हैव टू फॉलो दीज पॉलिसीज, जिनको हम बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस हम किसको बोलते हैं? सेट ऑफ पॉलिसीज जो कि बनाई गई हैं फॉर डायरेक्टिंग अ कंपनी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, और यू कैन से एथिकल प्रैक्टिस। क्यों मैम, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में क्या प्रॉब्लम है? अनएथिकल प्रैक्टिसेस में क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमको एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, हम तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रमोट करेंगे? देखो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के अपने कुछ नुकसान भी हैं, और फायदे तो देखो इट इज़ ऑल अनफेयर मीन्स वाले फायदे हैं। मैं आपसे सिंपल सी इतनी बात कहूँगी कि अगर मान लीजिए मेरा पैसा है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे भी स्पेंड करूँ फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरा पैसा है तो मुझे कौन रोक सकता है? अगर मैंने 50,000 रुपये कहीं से कमाए हैं और मैं 50,000 रुपये की एक वॉच लेना चाहती हूँ, तो कौन मुझे आके रोक लेगा? एक्सेप्ट फॉर रजनीकांत, राइट? रजनीकांत कैन डू एनीथिंग, बट और तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। पर अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं और ये बोल के लिए हैं कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे बिजनेस पे लगाना है, ये काम करना है, ये काम शुरू हो जाएगा और उसके 10 दिन के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगी, और वो पैसे से मैं जाके घड़ी खरीद लेती हूँ, तो आप मुझे रोकोगे? आप मुझे रोकोगे, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सच बताऊं। आई एम अकाउंटेबल टू यू। क्यों? क्योंकि आपका पैसा है, मेरा पैसा थोड़ी ना है। तो जब एक कंपनी लोगों से पैसे उठाती है, लोगों का पैसा लेके बिजनेस को चलाने की कोशिश करती है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज कंपनी को जरूर फॉलो करनी चाहिए और इस तरीके से कंपनी को चलाना चाहिए ताकि ये चीजें कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, मैं अभी आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने एक बड़ा छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए, और ये पहले आप देखो और इसको खूब एंजॉय करो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वी विल कम बैक एंड सी कि क्या ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। ठीक है, तो हियर इट गोज। Badmaash Company Limited is inviting people to subscribe to its shares. Come one, come all. I want to invest my money. Me too. Hey dude, I also want. So we have collected lot of money. Hey auditor. Hey, why do you look upset? Can we do something to hide this loss? We can definitely manipulate accounts. अब देखो क्या समझ में आया ये वीडियो से। एक क्विक अगर हम ओवरव्यू लें इस वीडियो का, विच इज़ यू कैन से वेरी मच कनेक्टेड टू सत्यम स्कैम। ठीक है, सत्यम स्कैम अगर आपने सुना हो तो आपको याद आएगा कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है। बेचारे छोटे छोटे मासूम से इन्वेस्टर्स थे, एक नई कंपनी खुली, कंपनी का नाम भी क्या था? बदमाश कंपनी, राइट? तो कंपनी का नाम देख के ही मैं तो इन्वेस्ट नहीं करती, बट वो मासूम से इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, झांसे में आ गए। तो अच्छा सा सूट बूट पहन के कॉर्पोरेट सा बंदा अगर पैसे मांगेगा तो फिर नीयत फिसल ही जाती है, राइट? तो आप पैसे दे ही देते हो, तो लगता है ना कि नहीं नहीं ये चीटिंग नहीं कर सकता या फ्रॉड नहीं कर सकता। तो बदमाश कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टर्स को बोला कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप आइए और पैसे लगाइए। बड़े सारे इन्वेस्टर्स आए,
बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने पैसे दिए और कंपनी ने क्या किया, सबको शेयर्स इशू कर दिए। कंपनी तो बड़ी खुश हो गई, इतने पैसे आ गए। फिर कंपनी ने देखा यहाँ तो बड़ा तगड़ा लॉस हो गया है। इतनी लॉस मेकिंग कंपनी, अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि आपके सारे पैसे डूब गए, तो ये इन्वेस्टर्स तो क्या करेंगे, बड़ा बवाल मचाएंगे, फिर सारे पैसे शेयर को बेचने की बात करेंगे, तो हमारा शेयर प्राइस एकदम नीचे आ जाएगा, तो हम तो डूब जाएंगे पूरे और हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सिंपल सी छोटी सी बात मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऑल्दो इट इज़ वे मोर। तो उन्होंने क्या किया, वो गए अपने ऑडिटर के पास। अब ऑडिटर क्या होते हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो उनके पास क्रैक्स भी बहुत होते हैं, विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन, ये सब बड़ी आम बात है फाइनेंशियल्स में होना। तो उन्होंने बोला कि सर कुछ कर सकते हैं क्या इस लॉस को हटाने के लिए। तो आपने देखा कि ऑडिटर ने तुरंत कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैनिपुलेट कर देंगे, हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुरंत वो लॉस 2 करोड़ का प्रॉफिट बन गया और इन्वेस्टर्स बड़े खुश हो गए। इन्वेस्टर्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर ये क्या हुआ इन्वेस्टर्स को लगा शायद उनके 2 रुपए 10 रुपए बन गए, पर एक्चुअली क्या हुआ था, उनके 2 रुपए 0 रुपीस बन चुके थे और उनको नहीं पता था कि एक्चुअली उन्होंने जहां पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पे धोखा हो रहा है उनके साथ। अब आप मुझे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कोई पॉलिसी नहीं बनाई हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए। मतलब हमने नहीं बोला कि आपने जिससे पैसा लिया है उसको आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, पैसा कहाँ लगा, क्या लगा, और आपको सारे ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना होगा। कुछ भी हम समझा दें चलेगा, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना हुआ है जो कंपनी को मानना पड़ेगा ताकि पब्लिक या इन्वेस्टर के भले की बात हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, चीटिंग, अनएथिकल, शुड नॉट बी डन, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कहा कि ऐसी पॉलिसी लेके आओ यार, ऐसी पॉलिसी लेके आओ जिसकी वजह से कंपनीज ऐसा ना कर पाए। क्योंकि जब तक कोई भी चीज आप मैंडेटरी नहीं करते हो ना कि ये करना ही करना है, तब तक कोई नहीं करता है। तो आपको नियम बनाना पड़ेगा, आपको नियम बनाना पड़ेगा कि कंपनी को तो ये मानना ही मानना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसी जो आप बनाते हो, कौन से रिगार्ड में, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के रिगार्ड में, उस पॉलिसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ में आई बात। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरी है मैम कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसके बड़े सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे यहाँ पे तो आपने देखा कि नुकसान हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा ना वो इन्वेस्टर्स का कितना, अभी उनको समझ नहीं आया, अभी बेचारे सब बड़े हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अभी 4 साल बाद जैसे सत्यम स्कैम हुआ था, अब सत्यम स्कैम की अगर हम बात करें तो नाम, मुझे तो ना नाम लेते हुए ही हंसी आ जाती है। सत्यम स्कैम, नाम भी क्या, स्कैम तो छोड़ो बाद में हुआ, कंपनी का नाम तो उन्होंने सत्यम रखा था ना, सत्यम नाम रखा है। और सत्यम का मतलब होता है ट्रुथ, सच, राइट। बट एकदम भी सच तो 1% था ही नहीं, सिर्फ धोखा ही धोखा था। इसका मतलब तो ये हो गया जैसे आलिया भट्ट अपना नाम बोल रही हो कि मेरा नाम ब्रेनी रख दो, राइट। अब कुछ लोग इससे बड़े नाराज भी होंगे, ऑल दोज हु आर आलिया भट्ट फैंस, आई टू एम, राइट। बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनका आर्ट वर्क। और अगर हम इसकी बात करें तो हर किसी में फ्लॉज होते हैं। आई डोंट नो हर पर्सनली, बट अगर आप गूगल करोगे ना टॉप 10 डम्ब एक्ट्रेसेस, तो शायद आपको उनका नाम पहले नंबर पे मिलेगा। बट विद नो ऑफेंस टू एनीवन, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जस्ट टू कीप दैट मोमेंटम, ठीक है। तो सत्यम अपने नाम से बहुत ज़्यादा परे है, पर उसमें स्कैम में क्या हुआ था, ऐसे ही प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर करके दिखाते गए थे। एक दिन कंपनी के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अपने हाथ बाहर निकाल लिए और तब सामने आया इतना बड़ा घोटाला। और सामने आया इतना बड़ा घोटाला तो हमें पता चला कि क्या हो रहा था कंपनी में। ये दोनों मिली भगत किसकी थी, कंपनी की और ऑडिटर्स की। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर को कैसे नहीं पता है, इतना कंपनी के लॉसेस क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स में बदल जा रहे हैं, फाइनेंशियल्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, जैसे हमने अपने वीडियो एग्जाम्पल में देखा, ऑडिटर मिला हुआ था। तो जनरली ऑडिटर की मर्जी के बिना या ऑडिटर की, और PwC जैसा ऑडिटर जो इतना कॉम्पिटेंट है, तो
स्कोप इज़ वेरी लेस या चांसेस आर वेरी लेस कि ऐसा हो सकता है। खैर वो हमारा काम नहीं है, वो कोर्ट का काम है, अकॉर्डिंगली दे टुक जजमेंट। बट हम यहाँ पे अगर बात करें तो सत्यम स्कैम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब सत्यम फेज, अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, देखो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये राजू जी हमारे, ठीक है, हमारा पूरा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री है ना, इनकी वजह से पूरी बदल गई है। इतना बड़ा ये सत्यम स्कैम था। हमने बोला है बिफोर सत्यम और आफ्टर सत्यम हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही बदल गया, हमारी सारी पॉलिसी बदल गई, हमारी सारी पॉलिसी ही बदल गई। ठीक है, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना है। फिलहाल पहली बात जो आपको याद करने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है मैम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सेट ऑफ पॉलिसीज हैं जो कि बनती हैं एक कंपनी चलाने के लिए। अब कंपनी चलाने के लिए का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के हम नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रूटीन ऑपरेशंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेसिकली 3 कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यू कैन से it is different from day-to-day operational management. It is different from day-to-day operational management. क्योंकि ये बेस्ड है हमारे इन प्रिंसिपल्स पे। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट की बात करें, फेयरनेस इन डीलिंग। एक कंपनी किस किस से इंटरैक्ट करती है? एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर से इंटरैक्ट नहीं करती है, बट अपने सारे स्टेक होल्डर्स से इंटरैक्ट करती है। स्टेक होल्डर्स कंपनी के कौन कौन से होते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज, उनसे वो बातचीत करती है। हमारी गवर्नमेंट से वो बातचीत करती है। हमारे कस्टमर्स, एक कंपनी के लिए उसके कस्टमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइकवाइज उसके सप्लायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से उन्होंने पैसा लिया है। उनके लेंडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यू हैव सोसाइटी एज अ होल, and definitely we have shareholders also. Stakeholders मतलब anyone who has some interest in the company. जो भी कंपनी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं, क्या होते हैं वो? स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन स्टेक होल्डर्स के हित में वी हैव टू बी फेयर टू एवरीवन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो इनके प्रति फेयर हो। कंपनी इस तरीके से चलाओ, इस पॉलिसी को फॉलो करके चलाओ जो इनके प्रति क्या हो? फेयर हो, जो इनके प्रति फेयर हो। एक कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का मतलब, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो कंपनी से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कंपनी से कहीं से जुड़ा नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, जैसे इन्फोसिस की कंपनी के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, अब ही इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अदर कंपनीज। मतलब अगर वो, उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कंपनी किस तरीके से चलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जाके एडवाइस देंगे या उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो या क्या हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो आए हैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने, वो आए हैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने। बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, हमें पता है वाइवा के लिए कोई एक्सटर्नल फैकल्टी आती है। क्यों आती है? बोर्ड के एग्जाम्स में वाइवा के लिए एक्सटर्नल फैकल्टी क्यों आती है? रीजन इज कि वो बायस्ड नहीं होंगे।
इंटरनल फैकल्टी को तो सारे बच्चे प्यारे हैं, वो तो चाहते हैं कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, तो वो सबको एक जैसे नंबर दे देंगे कि अच्छा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, सबको 30 दे दो। शक हो सकता है हम लोगों के ऊपर, चलो एक आध के को 29 दे दो, दैट्स इट। बट जो एक्सटर्नल फैकल्टी आएगी वो अनबायस्ड रहेगी। तो हमने बोला कंपनी चलाने वाले सारे इंटरनल लोग ही क्यों रहे, सबको कंपनी में इंटरेस्ट है, सब मैनिपुलेट करेंगे, कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाओ ना कंपनी चलाने के लिए। तो बाहर के लोगों को बुलाना, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, इज वन सच पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो कैसे आई, वो कंपनीज एक्ट बनी, कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डला, वैसे आई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी अलग अलग जगह से पॉलिसीज को मिला के दिखाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कुछ पॉलिसी यहाँ लिखी है, कुछ पॉलिसी यहाँ लिखी है, कुछ इस कंपनी को फॉलो करनी है, कुछ उस कंपनी को फॉलो करनी है, सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, हमने कंपाइल किया और हमने बोला ये लो, ये सेट ऑफ पॉलिसीज हैं जो आपकी किस लिए काम करती हैं, ताकि फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कंपनी। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत नुकसान होगा। किसको होगा, बहुत लोगों को होगा। सबसे पहली बात, सारे स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान होगा, उनके पैसे लगे हुए हैं, अगर आप सच नहीं बताओगे तो वो क्या होगा, वो टाइमली सेल नहीं कर पाएंगे, उनका सारा पैसा डूब जाएगा, तो डेफिनेटली वो तो डायरेक्टली उनको नुकसान होगा ही होगा। एम्प्लॉयज़ को कैसे होगा, एम्प्लॉयज़ के प्रति भी आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। आप एम्प्लॉयज़ पहली बात तो अनबायस्ड तरीके से रखिए। जैसे होता है ना, अरे सर मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए, हाँ हाँ भेज देना, लड़के को काम कर लेगा यहाँ पे, तो ये काम नहीं करना है ना, ये काम करोगे तो नहीं, ठीक है ना। फिर प्रॉपरली आप प्रमोट करिए, तो आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा है, उस एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। और एम्प्लॉयज़ का अगर आप इतना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट रखेंगे तो क्या होगा, और एम्प्लॉय रिटेंशन होगा आपकी कंपनी में। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को तो अपने टैक्स से मतलब है, राइट। तो कंपनी ठीक तरीके से फेयर मैनर में काम करेगी तो जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। कस्टमर में क्या होता है, एक ब्रांड बनता है, एक रेप्यूटेशन बनती है। अब क्या होगा, सत्यम इतना बुरा हाल हो गया, या कोई भी ऐसी कंपनी आती है जिसमें हमें पता चले अच्छा इतना बड़ा घोटाला हुआ है, किंगफिशर, तो क्या होगा, आधा तो कस्टमर्स ही डुबा देंगे उस ब्रांड को। क्यों, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि नहीं यार ये अच्छे लोग नहीं है, तो इनके ना तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे और ना तो हम इनकी सर्विसेज अवेल करेंगे, तो ब्रांड तो बहुत खराब होता ही होता है। सप्लायर्स, अगर आपकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है, आप टाइमली पेमेंट करते हैं, तो सप्लायर भी आपको माल सप्लाई करेंगे। लेंडर्स, बैंक आपको लोन कब देगा, बैंक आपको लोन कब देगा, जब आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, डिस्क्लोजर रखेंगे, अकाउंटेबल होंगे, तभी देगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इन सब के साथ इंटरैक्शन के लिए वी हैव टू बी फेयर टुवर्ड्स ऑल आवर स्टेक होल्डर्स, वी हैव टू बी अकाउंटेबल। देखो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती, किसी भी चीज़ में you have to take responsibility, you have to be accountable for your actions in life। हमेशा ये बात समझ लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी काम की अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, देखो मान लो मैंने आपको कहा कि ये ना नोट्स शाम तक तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है, मैंने आपको कहा, अगले दिन आप मेरे पास आए, मैंने आपसे पूछा क्या नोट्स तैयार हो गए, आपने मुझसे बोला नहीं मैम अभी तो नहीं हुआ है, वो ना ये बहुत परेशान कर रहा था मुझे, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आज हो जाने चाहिए। अगले दिन फिर आप आए, वो मैम उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन, मतलब आपके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग रन में फंक्शन नहीं कर पाती हैं। यू हैव टू बी फेयर इन ऑल योर डीलिंग्स, you have to be transparent, मतलब transparent is directly related to disclosure, मान लीजिए हमारा जो वीडियो एग्जाम्पल था उसमें अगर वो कंपनी खुद आके अपने इन्वेस्टर्स को बता देती, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से समझा देती कि
हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हमको ये नुकसान हो गया है, बट वी आर होपिंग वी विल रिकवर दिस इन द नेक्स्ट ईयर, तो शायद इन्वेस्टर्स नाराज़ नहीं होते। मैम नाराज़ तो अभी भी नहीं थे, अभी नहीं थे ना, वो वीडियो आधा ही है, वो पार्ट 2 अभी बाकी है, राइट, पिक्चर अभी बाकी वाला सीन है कि जब उनको पता चलेगा कि उनका क्या हाल हुआ है और प्रॉफिट नहीं एक्चुअली इतना लॉस है, तब वो नाराज़ होंगे। और तब ऐसे नाराज़ होंगे कि दे विल फील चीटेड, दे विल फील चीटेड। अगर कोई खुद आके आपसे कह दे कि भाई वो मुझे ना, भाई नहीं सॉरी, अगर कोई खुद आके आपसे कह दे कि आई लाइक समवन एल्स, तो आपको शायद बुरा लगेगा, बट यू विल मूव ऑन, राइट। बट अगर आप किसी और के साथ देख लो लाइकिंग समवन एल्स, तो यू विल फील चीटेड, तो तब धोखा हो जाता है, राइट। तो डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करो जो करना है। So we have certain benefits of corporate governance. क्या हमारे benefits होते हैं? पहला होता है financial stability. Financial stability हमको कैसे मिलती है? Financial stability हमको कैसे मिलती है, या economic growth हमारी कैसे होती है? अगर आप ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। देखो लॉसेस प्रॉफिट ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जब हमें पता चलता है कि अच्छा ये पर्सन धोखा करता है, पैसे लेगा और पैसे लेके भाग जाएगा, तो वहाँ आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहाँ आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। पर आपको जहाँ पता है, जैसे हम बोलते हैं आज भी बहुत सारे लोग सरकारी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में पैसा रखना चाहते हैं, भले ही प्राइवेट बैंक आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं कब बंद हो जाए, तो इट इज़ बेटर कि हम गवर्नमेंट बैंक में ही रहें, क्योंकि हमें वो सेफ ऑप्शन है। तो जब आप इतने ऑनेस्टली काम करोगे तो कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को आपके अंदर विश्वास डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस आने से क्या होगा, उनको कॉन्फिडेंस आया। गवर्नमेंट बैंक में अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, वो मुझे इंटरेस्ट 4% के हिसाब से दे रहे हैं मान लीजिए, और एक प्राइवेट बैंक है जो मुझे 6% के हिसाब से दे रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे पैसे लगा रही हूँ। मतलब अगर आप गवर्नमेंट बैंक की सोचे तो उनको लोअर कॉस्ट पे फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस दे हैव इंस्टिल्ड अमंगस्ट द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कंपनी को पैसे रेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पैसे रेज कर लेते हैं, कम कॉस्ट पे रेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है, और क्या होता है फंड्स अलग रेज हो जाते हैं, तो फंड्स की उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, दे आर फाइनेंशियली स्टेबल। लेंडर्स विल बी रेडी टू प्रोवाइड देम फंड्स, इन्वेस्टर्स विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ब्रांड रेप्यूटेशन, आपका ब्रांड बढ़ता है, आपकी ग्रोथ होती है, साथ साथ कंट्री की भी ग्रोथ होती है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, देखो कहीं पे भी कोई भी घोटाला हुआ है, कितने दिन चला है, ऐसे करके ऐसे आता है, पर अगर आप ऐसे ही चलोगे तो धीरे 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 आप बढ़ोगे, राइट। सो ग्रोथ डेफिनेटली होती है, कैपिटल हमेशा मिलता है हमको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब हमारे साथ जो जुड़ता है वो जुड़े रहता है, ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी स्विच नहीं करता है। अगर हमें लगता है कि धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है तो मैं उसके शेयर्स होल्ड करके बैठूंगी, इंट्राडे करने नहीं बैठूंगी मैं, ठीक है। मुझे पता है ये कंपनी के साथ जुड़े रहना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कम कैपिटल, कम कॉस्ट पे हमें कैपिटल मिल जाते हैं, एंड डेफिनेटली द शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी इंक्रीज, शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनी इंक्रीज। अगर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होती है एक कंपनी के ऑपरेशंस में, एक कंपनी के काम में, तो उसकी वजह से शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दे विल डिमांड मोर शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हर एक को इस कंपनी में पैसे लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतनी अच्छी अपनी ब्रांड इमेज बना ली है या रेप्यूटेशन बना ली है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? चलो, नाउ an example of good corporate governance is well-defined and enforced structure that works for the benefit of everyone concerned by ensuring that the enterprise adheres to accepted ethical standards, best practices and formal laws. मतलब एक ऐसी कंपनी
जो हर किसी के भले के लिए काम कर रही है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स सोसाइटी ने बनाए हैं उसको मीट करके, जो फॉर्मल लॉज बनाए हैं उसको सबको फॉलो करके काम कर रही है, तो मतलब वो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है। मतलब दैट कॉरपोरेट इज गवर्नड इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, मतलब वहाँ पे ऐसी अच्छी सेट ऑफ पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया है, राइट। पर अगर कंप्लायंसेस नहीं है, एम्बिग्यूटी है, पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, तो दिस कैन डैमेज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द, ये लॉन्ग रन में नहीं चल पाता है, ये लॉन्ग रन में नहीं चल पाता है। क्लियर इतनी बात? चलो अब फिर से इस पे आते हैं हम। आपको समझ में आ गया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, राइट? समझ में आ गया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की हमें क्यों ज़रूरत है। पहले हमने वो वीडियो एग्जाम्पल देखा जिससे हमें समझ में आया कि ऐसे सिचुएशन नहीं चल सकती, कंपनी कैन नॉट फंक्शन इन लॉन्ग रन लाइक दिस, राइट। तो हमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, उनको प्रमोट करने वाली पॉलिसीज़ को ही हम कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं मैम? ये फ़ायदे हमने पढ़े। इससे हमारी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होती है, ग्रो करती है, हमें कम इजीली कैपिटल मिल जाता है, हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर्स जुड़े रहते हैं, हमें कम कॉस्ट पे कैपिटल मिल जाता है, हमारे शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, कंपनी की ब्रांड रेप्यूटेशन बढ़ती है, इमेज बढ़ती है, अच्छी होती है। तो ये सारे क्या हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस के फ़ायदे हैं। इसीलिए बोला गया है कि हम जो भी काम करें उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर दें, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करें, हम अकाउंटेबल रहें फॉर ऑल आर एक्शंस, हम फेयर रहें, ना सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स से बल्कि अपने सारे स्टेक होल्डर्स के प्रति। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट कब आया, कब हमें लगा कि हमें फेयर होना चाहिए या हमें एथिकल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, वो बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में तो क्या बोलते हैं, जैसे एफएम में आप पढ़ते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एवरीथिंग, है ना, बस प्रॉफिट मिलना चाहिए, है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, इट इज ऑल अबाउट मनी। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, मनी कैन नॉट टेक यू टू हाइट्स, बट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑफ कोर्स बिजनेस ज़रूरी है, बिजनेस के बिना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ नहीं कर पाएगी, बट ये बहुत ज़रूरी है। तो कब हमें इसकी ज़रूरत समझ में आई? लिबरलाइजेशन के बाद। हमें इसकी ज़रूरत कब समझ में आई? लिबरलाइजेशन के बाद। कहाँ इसकी ज़रूरत है? ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज पे, ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज पे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पैसा मैं खुद कहीं पे भी खर्चा कर दूं, फ़र्क नहीं पड़ता। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया है। अब आप बोलोगे मैम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी तो होती हैं। अनलिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने पब्लिक से पैसा नहीं उठाया, बिकॉज अगर वो पब्लिक ऑफर देंगी तो दे हैव टू गेट देमसेल्व्स लिस्ट। एज ऑफ नाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज, इतना आपको डीप में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट में आप समझ, ठीक है। तो मेनली अनलिस्टेड कंपनी, बट ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज पे कुछ भी नहीं है, चीज़ें हैं। कैसे हम कॉरपोरेट गवर्नेंस तक पहुंचेंगे या हमें क्या पता कौन सी पॉलिसी क्या करना है, कैसे करना है? इट इज़ ऑल गिवन थ्रू लीगल फ्रेमवर्क। तो हमारे पास कुछ लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब कुछ लीगल जगह हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनीज एक्ट बोलती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोई अनबायस्ड पर्सन आके देखेगा कि सब चीज़ ठीक चल रही है या चलाएगा तो ठीक ही चलेगी ना, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी से। तो वो कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लीगल फ्रेमवर्क हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पॉलिसी लिखी हुई है हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम आते हैं लीगल फ्रेमवर्क पे। अब हम कहाँ आते हैं? लीगल फ्रेमवर्क पे। लीगल फ्रेमवर्क में क्या है? कंपनीज एक्ट है, कुछ सेबी की गाइडलाइंस हैं, एक कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ लिस्टिंग एग्रीमेंट। इतने जगह पे कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात हुई है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे डाले गए हैं
जो इस कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की बात कहता है, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो पॉलिसीज ऐसी हैं विच एम्स एट प्रमोटिंग एथिकल प्रैक्टिस। Policies, set of policies which company has to follow or which are made with an aim or with an intent to promote fat. किसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है? फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये 3 पिलर्स हैं बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एथिकल प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल पे जुड़ी हुई कुछ पॉलिसी, मतलब एक कंपनी है, एक कॉरपोरेट है, तो उसको एथिकल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। इसको अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं। कहाँ बनाई गई हैं? कुछ पॉलिसीज कंपनीज एक्ट में, कुछ पॉलिसीज सेबी गाइडलाइंस में, कुछ कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वन बाय वन विल सी दिस। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कंपनीज एक्ट। सबसे पहले क्या है? कंपनीज एक्ट। देखो, कंपनीज एक्ट में मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, मतलब कंपनी की प्रमोटर कौन हूं? मैं हूं। प्रमोटर कौन है? कंपनी की शिवांगी है। मैंने जब ये कंपनी बनाई तो मैं कंपनी में कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बनाई ये कंपनी, मुझे फंड्स चाहिए थे, मैंने बहुत सारे फंड्स लोगों से ले लिए, पर कंपनी किसने बनाई है? अब कंपनी अगर मैंने बनाई है तो आइडियली मुझे अपने मन का कर लेना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 30% शेयर्स हैं क्योंकि कंपनी मैंने बनाई है, और बाकी लोगों के पास कंपनी के 70% शेयर्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। तो हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स होल्डिंग। और इसको हम बोलते हैं बाकी पब्लिक, आम जनता के पास जो मेरी होल्डिंग है। कंपनी मैंने बनाई, अगर सारे अधिकार मेरे पास होते तो इन लोगों के पास कोई से नहीं होता। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो शिवांगी का मन करेगा वो इस कंपनी में होगा। मेरा मन किया तो मैंने इस डायरेक्टर को अपॉइंट किया, मेरा मन किया इस ऑडिटर को निकाल दिया क्योंकि ये ठीक से मेरे मन की नहीं काम कर रहा है, तो मैंने इसको निकाल दिया। मेरा मन किया तो मैंने ये डील की, मेरा मन किया तो लॉस, मेरा मन किया तो। हमने बोला कि शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन है कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है। कंपनी के 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एज वेल एज एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि याद हो या ये आपको समझ में ही आए क्या ऑर्डिनरी बिजनेस है और क्या स्पेशल बिजनेस, डजंट मैटर। सुनो, इनके केसेस में क्या कहा, जैसे अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी को बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हुए, कंपनी ने सोचा कि चलो 40% डिविडेंड दे देते हैं। मेरा मन किया कि 40% डिविडेंड दे देते हैं। क्या मैं अपनी मर्जी से 40% डिविडेंड दे सकती हूँ? आंसर इज नो। कम से कम 51% लोग एग्री करेंगे तब डिविडेंड पास होगा। मतलब बोला गया है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी। अगर 100 शेयर होल्डर हैं तो 51 अगर ये बोलेंगे कि हाँ डिविडेंड दे दिया जाए तो डिविडेंड दिलाएगा। मेरे पास तो शेयर होल्डिंग सिर्फ 30% की है ना, 30 के कहने पे नहीं दिलाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट ने कहा कि ये जो प्रमोटर ग्रुप होता है, जो इतना डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अंबानी है, मिस्टर अंबानी, तो मिस्टर अंबानी के हैंड्स में एक अगर
ही इज़ कंट्रोलिंग द कंपनी इन सच अ वे कि वो जो चाहते हैं वही होता है, तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर का कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो अगर एक प्राइवेट कंपनी है, मेरे पास 99% शेयर्स हैं, तो हम बोल रहे हैं वहाँ पे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का करोगे के भी क्या, इसीलिए तो मैंने कहा कि लिस्टेड कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ स्टेप, और इट इज़ यू कैन से ये कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बनाना कि इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, दिस इज़ अ पॉलिसी ओनली विच इज़ एमिंग टू प्रमोट व्हाट यू कैन से फेयरनेस, है ना, फेयर डीलिंग होगी, सही काम होगा। बहुत सारे केसेस में, और आई कैन से मैक्सिमम केसेस में तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब 75% मेजॉरिटी चाहिए, 51% से भी काम नहीं चलेगा। मान लो मैंने 4-5 लोगों को पटा भी लिया कि मेरे हित में कर दो, मेरे फेवर में वोट कर दो, तो भी काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम केसेस में 75% मेजॉरिटी चाहिए, तो शेयर होल्डर्स को बड़ी पावर दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता है एक कंसेप्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का भी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑप्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो कम है। हमारे देश में भी होता है ना, माइनॉरिटी को बोला जाता है बड़ा ऑप्रेस किया जाता है, हमारी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, हम इतने से हैं, हमारी वोट कोई मैटर नहीं करती, हमारी बात कुछ मैटर नहीं करती, राइट, हमें कुछ मिलता नहीं है। तो वही हाल कंपनी में भी हो सकता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 30% शेयर्स हैं, कोई और पर्सन है जिसके पास कंपनी का सिर्फ 1% शेयर है, जस्ट 1% शेयर ऑफ द कंपनी, तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? वो क्या करे? तो हमने एक और रूल बनाया, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन आता है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं आपको सेक्शंस में उलझाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं सिंपल सी चीजें आपको बता रही हूँ। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक्ट में प्रोटेक्शन मिलता है, और हम बोलते हैं कि अगर आपके पास 10% शेयर कैपिटल है, मतलब मेरे पास 1 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, हम सब ने मिल लिए, तो हम एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें भाई रिलीफ चाहिए, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको ऑप्रेस किया जा रहा है, तो हमें रिलीफ चाहिए, तो हमें ये अधिकार दिया गया है। दिस राइट हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो हमें ये अधिकार दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, 2013 में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत बाद में बनी है, फिलहाल हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, फिर भी बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग द लीगल फ्रेमवर्क, तो मैं सबसे जुड़ी हुई आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट दिस, सिर्फ इतना नहीं है, हमने ई वोटिंग इंट्रोड्यूस की। कंपनीज एक्ट में क्या होता है, अब ई वोटिंग होता है। मान लो रिलायंस की अगर कहीं पे एजीएम हो रही है, तो रिलायंस की एजीएम मैं तो जाके अटेंड नहीं कर सकती, पर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं। अब मैं क्योंकि नहीं जा सकती, तो मैं वोट कैसे करूं? आपने बोला हम शेयर होल्डर से पूछ के ये फैसला करेंगे, और मैं कैसे वोट करूं? मैं तो जा ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा आप घर बैठे वोट करो। घर बैठे सारी पढ़ाई हो रही है, एक वोट भी तो हो ही सकता है, तो आप घर बैठे वोट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सिर्फ ये नहीं है, बहुत कुछ और है, बहुत कुछ और है। हर स्टेप पे आप देखोगे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए डाले गए हैं ताकि फेयर तरीके से एक कंपनी रन हो सके, ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में कंपनी फंक्शन कर पाए। बहुत सारे हमने डिस्क्लोजर लगा दिए कंपनीज एक्ट में, हमने बोला ये बताओ शेयर होल्डर को, ये बताओ शेयर होल्डर को, ये बताओ कि ये क्यों किया, शेयर होल्डर को ये बताओ ये कैसे किया। बहुत सारे डिस्क्लोजर, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी फेयरनेस, सारी चीज़ से बना हुआ है हमारा कंपनीज एक्ट, और बहुत सारी पॉलिसीज। दिस इज जस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी। नेक्स्ट है हमारा सेबी रेगुलेशंस, सेबी रेगुलेशंस, बट हियर आई एम एंडिंग माय क्लास, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन,
ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? सेट ऑफ पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज विच डायरेक्ट अ कंपनी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो करती है, फाइनेंशियली स्टेबल होती है, कंपनी को पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं और हर समय पैसे मिल जाते हैं, कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं, इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, इनकी ब्रांड इमेज बढ़ती है, रेप्यूटेशन बढ़ती है, स्टेक होल्डर्स को इन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो हर हम समय हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम फेयर रहें, ट्रांसपेरेंट मैनर में अकाउंटेबल होके काम करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज, इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज। कहाँ से हम क्या चीज़ को मतलब हम क्या करें या कौन सी सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं जिनको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो कहाँ से पॉलिसीज़ एक्सट्रैक्ट की हैं? कंपनीज एक्ट से, जिसमें भर भर के पॉलिसीज़ हैं। सेबी गाइडलाइंस, यू ऑल्सो हैव सेबी लोडर लिस्टिंग, तो ये भी हमारे हैं। देन यू ऑल्सो हैव कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स, जो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्व हुई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हिस्ट्री, सत्यम स्कैम से जुड़ी हुई कुछ बातें। ठीक है, बट फिलहाल के लिए कंपनीज एक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स जो रेलिवेंट हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और सेबी रेगुलेशन से जुड़ी हुई बातों से हम स्टार्ट करेंगे हमारे। थैंक यू।